Hello students. Again I am making this video. I am making the video from starting because as the problem was there on the last video, the picture quality was not there. Okay, so again I am making this video, so from starting now you can understand. Okay, so okay, let's start now. Here we go. We are reading chapter 1, Resources and Development of Geography. Okay, so first of all we come about the resource. So what do you mean by resource? See, whatever the thing that is available near you टू सेटिस्फाई योर नीड्स, मतलब आपकी जो ज़रूरतों को पूरी करने के लिए जो भी चीज़ें आपके आसपास है उसको हम रिसोर्स कहते हैं. लाइक इवन फॉर योर स्टडिंग यू नीड मोबाइल, दैट इज़ अ रिसोर्स. ठीक है, एवरी वट एवर द थिंग्स जो आपकी ज़रूरतों को पूरे कर रहा है वो रिसोर्स में आता है. नाउ कम टू द डेफिनेशन. Everything in our environment which can be used to satisfy our needs and is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable is termed as resource. See here, technologically accessible मतलब कि जो technically या technology जो accessible हम उसको कर पाएँ. इकोनॉमिकली feasible मतलब कि जो जिसको हम easily purchase कर पाएँ. ठीक है, इकोनॉमिकली मतलब in terms of money. एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब जो हमारी सोसाइटी, जो कल्चर में भी जो चीज़ एक्सेप्टेड हो उसे हम क्या बोलेंगे? रिसोर्स. ओके, सी ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्स. जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी कंपोनेंट्स के एसेंशियल, ह्यूमन बींग भी रिसोर्स के एसेंशियल कंपोनेंट में ही आते हैं. क्यों? बिकॉज दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन द इन्वायरमेंट into resources and use them. क्योंकि वही ह्यूमन बींग्स ही हैं जो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट पे पाए गए रिसोर्सेज को मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम इसको यूज़ कर पाएँ. फॉर एग्जांपल ये मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन ऐसे तो नहीं निकला कि ज़मीन से खोद के मोबाइल फ़ोन निकल गया हो. नहीं, इसको ये पहले कोई एक मेटल था, कुछ इसके इंटरनल पार्ट्स थे जिसको इसको कंबाइन करके एक फ़ोन बनाया गया जो ह्यूमन बीइंग के यूज़ में. तो हमें तो मेटल तो एक रिसोर्स था. ओके, बट इसको मटेरियल में किस में कन्वर्ट किया? ह्यूमन बीइंग में. दैट्स व्हाई इट इज़ टोल्ड दैट ह्यूमन बीइंग इज द इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स. क्लियर? नाउ विल कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. सी, क्लासिफिकेशन means resources are divided in the following ways. The first one is on the basis of origin, मतलब वो कहाँ से निकला है, that is biotic and abiotic. The second one is exhaustibility, मतलब उसे कितनी लाइफ है. exhaustibility मतलब कब तक है या कब ख़त्म होने वाला है, that is renewable and non-renewable. The third one is on the basis of ownership, मतलब कि कौन उसको ओन करता है. own is the मालिक. ओके, ओनर उसका कौन है. That is individual, community, national and international. And the last one is status of development, that is potential, developed stock and reserves. Now we'll come to the first one, that is on the basis of origin, मतलब कि वो कहाँ से निकला है. origin, that is biotic and abiotic. Biotic resources, biotic means living things. Okay, so see, biotic resources are obtained from the biosphere and have life. जिस चीज़ में भी लाइफ है और जो हमारे सराउंडिंग से निकला उसको हम बायोटिक बोलते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशेस, लाइफ स्टॉक एक्सेट्रा. एबायोटिक अपोजिट ऑफ बायोटिक, दैट इज मीन्स वॉट एवर थिंग्स आर नॉन लिविंग, जिसमें लाइफ नहीं है. So abiotic resources are all those things which are composed of non-living things are called abiotic resources, like rocks and metals. Okay, now the next is on the basis of exhaustibility. Okay, exhaustibility मतलब कि जो चीज़ कितनी कैसे ख़त्म होने वाली है. So पहला, that is further divided into two, renewable and non-renewable. So see, the resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical और mechanical process, मतलब कि जो चीज़ हम जिसको हम बार बार यूज़ कर सके, जो चीज़ रिप्रोड्यूस हो सके उसको बोलते हैं रिन्यूएबल और रिप्लेशनेबल.
सी द रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फर्दर भी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूअस और फ्लो। कंटिन्यूअस और फ्लो मतलब कि हो जाता है कि जो कंटिन्यूसली और फ्लो में, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे विंड एनर्जी की हम बात करें, मतलब जो फ्लो में चल ही रहा है, ठीक है, उसका कोई ख़त्म ही होने का चांस ही नहीं है, तो ये हो जाता है अपना रिन्यूएबल एनर्जी में। एंड नॉन रिन्यूएबल जस्ट अपोजिट ऑफ रिन्यूएबल, मतलब जिसकी लाइफ नहीं होती, जो ख़त्म हो जाता है। सो it occurs over a very long geological time. These resources take millions of years in their formation, जो बहुत ही टाइम लगता है बनने में, इसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सी some of these resources like metal are recyclable and some like fossil fuels cannot be recycled, मतलब कि जो चीज़ ख़त्म ही हो जाएगी आगे जाके और जो रिप्रोड्यूस नहीं हो सकती, उसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, that is individual, community, national and international. So the first one is individual resources. Individual resources means resources which is owned by an individual, मतलब जो कोई एक पर्सन उसको ओन करे, मीन्स जो उसका ओनर हो या उसका मालिक हो, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। लाइक फॉर एग्जांपल you are having your own house, you are owning your own house, so that is your individual resources, right? See, individual resources are owned privately by individuals. In villages people own lands, whereas in urban areas people own plots, house and other properties। मतलब वही चीज़ है कि जो गाँव में जैसे कि लोगों का खेत होती है, ज़मीन होती है, तो वही अगर अर्बन एरियाज, मतलब अगर अपन सिटी और टाउन्स की बात करें तो यहाँ पे लोगों की प्लॉट्स होती है, ज़मीन होती है, घर होता है, प्रॉपर्टीज़ होती है। ओके, so the second one is community owned resources. Okay, community owned resources means community owned resources means the resources which is owned by a community or a group of people, right? See, it is accessible to all the members of the community. Example, grazing grounds, burial grounds, public parks, etc. Now the next one is national resources. See, national resources means the resources which is owned by any nation or by a country. Okay, like we can say the whole land, मतलब जितने भी अपने स्टेट्स हैं सब कुछ क्या एक नेशन का है, तो वो नेशनल रिसोर्सेज है। सी, नेशनल रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय अ नेशन और कंट्री। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज और यू कैन से द नेशनल बाउंड्रीज and oceanic area up to 12 nautical miles, that is 22.2 kilometer from the coast, turns at terrestrial water and resources therein belong to the nation. Here it is saying, first of all, जितना एक किसी नेशन के अंदर आता है या कुछ कंट्री के अंदर आता है तो वो पूरे रिसोर्सेज वो कंट्री ओन करती है। मतलब अगर अपन बोले कि झारखंड में या छत्तीसगढ़ में जहाँ भी सब माइंस हैं तो ये सारी किसकी है, नेशन की है, ये पूरी नेशन को बिलोंग करती है। बट अगर अपन थोड़ा सा ओशनिक में जाएं, ओशनिक रिसोर्सेज में जाएं, तो एक ओशन का तो कोई लेंथ नहीं है, ठीक है, उसका मेजरमेंट नहीं है, बट किसी भी एक बाउंड्री से, जैसे अगर अपन इंडियन ओशन की बात करें, जो साउथ साइड से जो अपनी बाउंड्री है वहाँ से दिस 22.2 किलोमीटर के एरिया तक दैट विल बिलोंग टू दैट पर्टिकुलरली नेशन। मतलब कि अपने ओशन से, अपने पॉलिटिकल बाउंड्री से, अपनी नेशनल बाउंड्री से 22.2 किलोमीटर का जो जितना भी डिस्टेंस होगा उतने एरिया में जितना भी वाटर कवर हो रहा है वो उस नेशन को बिलोंग करेगा, राइट? 22.2 किलोमीटर और 12 नॉटिकल माइल्स। Okay, for example, see roads, canals, railways, etc. Now the next one is international resources.
International resources means the resources which is not owned by any nation country, that will be owned by the international resources or an international community. See, international resources are regulated by international institutions. The oceanic resources beyond 200 nautical miles of the exclusive economic zone belong to open ocean, and no individual country can utilize this without the concurrence of international institution. मतलब कि जितने भी इंटरनेशनल रिसोर्सेज है इसको कोई भी नेशन या कोई भी कंट्री यूटिलाइज नहीं कर सकती है विदाउट द परमिशन ऑफ द international institution. Clear? See now the next is, or the last one we can say, on the basis of the status of development. Here three are there: potential, developed stock and reserves. First one is potential resources. See, potential resources are the resources which are found in a region but have not been utilized. मतलब कुछ ऐसे resources जो एक particular region में तो मिल गए हैं, बस उसका utilization अभी start नहीं हुआ है. For example, Rajasthan and Gujarat have enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far these have not been developed properly. मतलब जो चीज़ें मिल गई है बट उसका भी यूटिलाइजेशन नहीं स्टार्ट हुआ है. द नेक्स्ट वन इज डेवलप्ड रिसोर्सेज. Resources which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization. The development of resources depend on technology and level of their feasibility. मतलब कुछ ऐसे resources जो हमें मिल चुके हैं उसका यूटिलाइजेशन भी हमें पता है, बट अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिससे हम उसको निकाल सकें या उसको यूज़ कर सकें. See, the development of resources depends on technology and level of their feasibility. Materials in the environment which have the potential to satisfy human needs, but human beings do not have the appropriate technology to assess these, are called stock. और इसको भी क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं. मतलब कुछ ऐसी रिसोर्सेज जिसका यूटिलाइजेशन भी नो और जो हमारी सेटिस्फाई को भी पूरी कर सकता है, बट अभी तक इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि उसको हम यूज़ कर पाएँ. Okay, see the next one, reserves. Reserves is just opposite of this. See, reserves are the subset of the stock which can be put into use with the help of existing technical. मतलब कुछ ऐसे resources जिसकी हेल्प से टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम उसको यूज़ तो कर सकते हैं, बट हमने उसको अपने इन फ्यूचर यूज़ के लिए रखा हुआ है. See, with the help of existing technical know-how, but their use has not been started. This can be used for meeting future requirements. जो अपने फ्यूचर के लिए रखा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल वाटर इन द डैम्स, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. फॉरेस्ट इज अ रिजर्व विच कैन बी यूज इन द फ्यूचर. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स. नाउ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. Resources have been used by human beings indiscriminately and this has led to the following major problems. मतलब जो resources है जितने भी उसको continuously यूज़ कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स, तो अब continuously कोई भी चीज़ यूज़ करने से क्या होगा, एक टाइम के बाद वो चीज़ ख़त्म होने लगती है. तो उससे क्या प्रॉब्लम अराइजेस हो रही है, that it is discussed. See the first one, depletion of resources for satisfying the greed of few individuals. मतलब रिसोर्सेज का ख़त्म होना. क्यों? ताकि जो ह्यूमन नीड्स है, एज वी नो ह्यूमन नीड्स कभी ख़त्म नहीं होती है, तो वो कंटिन्यूसली उनकी नीड्स को पूरा करने के कारण जो रिसोर्सेज अपने वो ख़त्म हो रहे हैं. सी सेकेंड वन, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स विच in turn divided the society into two segments, that is rich and poor. Accumulation of resources मतलब रिसोर्सेज का यूज़ करना जो कि सिर्फ कुछ हाथों में है. मतलब कुछ लोग हैं जो कंटिन्यूसली रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, जिसको सोसाइटी में दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, दैट इज रिच एंड पुअर. द थर्ड वन, इट हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, environmental pollution and land degradation.
ऑब्वियसली अगर आप कंटिन्यूसली कोई भी चीज़ को यूज़ करोगे तो उससे जो सराउंडिंग्स है, इन्वायरमेंट है, उसमें भी कुछ चीज़ें प्रॉब्लम आएंगी, जैसे कि अपनी ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन लेयर डिप्लीशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है और लैंड भी खराब हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन। सी नेक्स्ट, रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर द सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। अब अगर हमें इन सब चीज़ों से कोई सोल्यूशन निकालना है तो हमें क्या करना होगा, प्लानिंग करनी होगी, जो कि रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। क्यों, मतलब अब जो भी एग्जिस्टेंस लाइफ है अर्थ में या लैंड में, तो वो एज इट इज़ बनी रही। सी सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। मतलब डेवलपमेंट हो बट उससे क्या हो, सराउंडिंग में या इन्वायरमेंट या नेचर में, नेचर को हार्म ना पहुँचे। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। और जो भी ह्यूमन नीड्स है वो आज पूरी तो हो, लेकिन उससे फ्यूचर का कोई फ्यूचर में कोई नुकसान ना हो। दिस इज कॉल्ड रिसोर्स प्लानिंग या डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सी रिसोर्स प्लानिंग in India, there are some regions which can be considered self-sufficient in terms of availability of resources, and there are some regions which have accurate shortage of some vital resources. मतलब कि फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक कि ऐसी कुछ जगह है जहाँ पे पर्याप्त रिसोर्सेज मिलते हैं, बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमें इस सब को बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, सी दिस कॉल्स फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए कि मतलब हर जगह चीज़ें मिले, तो इसमें रिसोर्स प्लानिंग करनी होती है। सी रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स, मतलब हर लेवल में होनी चाहिए, नेशनल लेवल में भी, स्टेट लेवल में भी, regional and as well as in local levels. See, resource planning in India. Now see how we can have a plan. See, resource planning is a complex process which involves, ये जो resource planning है ये बहुत ही complicated है, it is not easy. See, now what are the steps are, see the first one, identification and inventory of resources across the regions of the country. मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई, हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए कि किस जगह क्या रिसोर्स है या किस जगह किस रिसोर्सेज की नीड है। ठीक है, ये सब कुछ पहले पता करेंगे। ये कैसे पता चलेगा, दिस इन्वॉल्व्स सर्वेइंग, मतलब सर्वे करना, मैपिंग and qualitative and quantitative estimation and measurement of the resources. The second one is involving a planning structure endowed with appropriate technology, skills and institutional setup for implementing resource development plans. मतलब अब आइडेंटिफिकेशन हो गया है, तो अब प्लानिंग होगी कि मतलब अगर रिसोर्स हमें कुछ कुछ बनाना है तो उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी की नीड होगी, टेक्नोलॉजी होगी तो क्या क्या सेटअप भी लगेगा, जैसे माइनिंग में होता है, राइट। द थर्ड वन इज मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। मतलब अब जो रिसोर्स डेवलपमेंट होने वाला है, जो रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होने वाला है, तो क्या वो ऑल ओवर नेशन का डेवलपमेंट होगा, और अगर होगा तो कितना होगा। सो देयर शुड बी अ मैच बिटवीन बोथ द डेवलपमेंट्स. सो दीज आर द 3 steps involved in the resource planning in India. See next paragraph. Resource can contribute to development only when there are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. India has made concerned efforts towards achieving the goals of resource planning right from 5 years plans launched after independence. मतलब आफ्टर द इंडिपेंडेंस जितने भी 5 years प्लान्स अभी तक हो चुके हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखे गए हैं या अपने गोल्स बहुत ज़्यादा अचीव किए हैं. Now the land resource. See,
See, first of all, if you know, land is a very, useful resources, and it is a natural resource owned by a, human life or any living being. So see, land is a natural resource of utmost importance. It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities. मतलब सब चीज़ अगर देखा जाए एक तरीके से, तो कोई भी रिसोर्स हो, कुछ भी हो, इसमें लैंड का यूटिलाइजेशन होता ही होता है, राइट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, नेमली माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लांट्स। मतलब ये सारी चीज़ें हैं। कौन कौन सी? प्लेन एरिया है अपने, टोटल कितना है, 43% है, माउंटेन्स 30% एंड प्लेट्यूज 27%, राइट। So yeah, now the land utilization. Okay, see, अब लैंड अपना किस किस वे में यूटिलाइज हो रहा है। सो द फर्स्ट वन इज़ फॉरेस्ट। पहले तो वो फॉरेस्ट में यूज़ हो रहा है। फिर सेकंड कौन सा आएगा? लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। मतलब कि कुछ ऐसे ज़मीनें जो कल्टीवेशन के लिए नहीं यूज़ हो रही हैं, जैसे कि फर्स्ट इज barren and wasteland. See, barren and wasteland means the land which cannot be used in any way. मतलब कुछ ऐसी ज़मीनें जो किसी भी तरीके से यूज़ नहीं की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक द रॉकी लैंड्स, मतलब ऐसे जो पत्थर जहाँ पे होते हैं, बड़े बड़े पत्थर। द नेक्स्ट इज डेजर्ट एरिया, जो किसी भी तरीके से यूज़ नहीं किया जा सकता है, राइट। द बी इज लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। मतलब लैंड यूज तो है लेकिन हम वो एग्रीकल्चर यूजेस में नहीं है, जहाँ पे जैसे बिल्डिंग बनती है, राइट। सबसे बेस्ट एग्जांपल है बिल्डिंग एरिया। तो बिल्डिंग एक लैंड है, वहाँ बिल्डिंग बनी है, लेकिन वहाँ पर वो लैंड यूज तो हो रहा है लेकिन एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं यूज हो रहा है। ओके, द थर्ड वन इज फेलो लैंड्स। सी, फेलो लैंड्स मीन्स इट इज़ अ टाइप ऑफ, मतलब ये कल्टिवेटेड लैंड होता है, होता तो ये कल्टिवेटेड लैंड है, बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस लैंड रिमेन्स अनयूज्ड टू रीगेन इट्स फर्टिलिटी। मतलब कुछ ऐसी ज़मीन, मतलब ऐसी ज़मीनें जिसको हम पहले कल्टीवेट कर रहे हैं, बट आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम हम कुछ सालों के लिए उसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं, ताकि वो अपनी जो फर्टिलिटी है उसको रीगेन कर ले। उस लैंड्स को बोलते हैं फेलो लैंड्स। ओके, द नेक्स्ट फोर्थ वन इज अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स एक्सक्लूडिंग फेलो लैंड्स। कुछ ऐसे लैंड्स जो कि अनकल्टिवेटेड हैं और ना ही वो फेलो लैंड्स हैं। इसमें से कौन से लैंड्स आएंगे? सी, कुछ ऐसे लैंड्स होते हैं ना जहाँ पे सिर्फ ग्रासेस होती हैं। ओके, तो ये कल्टीवेशन भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, और ये फेलो लैंड्स भी नहीं है। ग्रासेस लाइक यू कैन से इट इज़ यूज, जो कि यूज फॉर ग्रेजिंग काउज एंड बफेलोज। सो दीज आर uncultivated lands, other cultivated lands, right? And the next one is net zone area. Okay, now land use pattern in India, there are two lands, physical factor and human factors. Okay, now see, wasteland. Wasteland is a land put to other non-agriculture uses which include rocky, arid and desert areas. मतलब वही चीज़ जो मैंने बताया था, जो वेस्टलैंड्स ऐसे लैंड जिसका कोई भी यूज़ नहीं है किसी भी तरीके से। ऐसे क्या हो सकते हैं? रॉकी हो गया, डेजर्ट एरिया, रोड, रेलवेज, इंडस्ट्री एक्सेट्रा। द नेक्स्ट सी कम टू पॉइंट लैंड डिग्रेडेशन। यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन की मीनिंग बताई गई है। सी, कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम without taking appropriate measures to conserve and manage it has resulted in land degradation. मीन्स ऐसी ज़मीनें जिसका हम कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं, राइट, विदाउट एनी उसकी बिना देखभाल किए, सो सिर्फ उसका सिर्फ हम उसे सिर्फ वी आर ओनली टेकिंग, वी आर नॉट गिविंग एनीथिंग टू द लैंड। ऐसे में क्या होगा, एक टाइम के बाद जो भी लैंड होगा वो अपनी फर्टिलिटी पूरी खो देगा। So this is known as land degradation.
Now see next point, land degradation and conservation measures. The first see human activities such as deforestation, मतलब सी यहाँ पे बताया गया किस किस रीजन से लैंड डिग्रेडेशन होता है. सो जैसे इट इज सेइंग ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफाइड टू लैंड डिग्रेडेशन. मतलब कि अपन ने पहले समझ लिया कि लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है. अब यहाँ पे बताया गया कि किस किस रीजन से होता है. ओके सी mining sites leave deep scars and traces over burdening the land. सबसे इसमें मेन है माइनिंग. ओके माइनिंग जो खदान के लिए होती है, राइट. इन रिसेंट ईयर्स इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस as waste have become a major source of land and water pollution in many parts of the country. इसमें से मेन अपना जो कौन इफेक्ट करता है लैंड डिग्रेडेशन एज वेल एज फॉर वाटर रिसोर्सेज, that is industry, right. Now it is saying some of the problems which we can solve the problem of land degradation. मतलब आप कुछ ऐसी क्या क्या अपने स्टेप्स लें जिसके कारण ये जितनी भी लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम है दैट कैन बी सॉल्व्ड. सो द फर्स्ट वन इज एफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग. मतलब अगर अपना प्रॉब्लम था डिफॉरेस्टेशन तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, एफॉरेस्टेशन. That's it. And the second is planting of shelter beds of plants. Shelter beds लगाना ज़रूरी है for solving the problem of land degradation. The third one is establishment of sand dunes by growing thorny bushes. Fourth one is proper management of waste lands. जितना जो भी waste lands था उसको किसी तरीके से utilize करना. फिफ्थ इज कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़. जितनी भी माइनिंग एक्टिविटीज़ है उसमें कंट्रोल लाना. द सिक्स्थ वन इज प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एंड वेस्टेज आफ्टर ट्रीटमेंट. मीन्स जो भी वेस्ट निकलता है इंडस्ट्री से, डिस्पोजल निकलता है, तो उसको कैसे यूज़ किया जाए. दिस विल बी हेल्प इन द सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन. ओके सो टुडे अप टू हियर ओनली, and you can just write down in your copy the whole points I told as I am sending the PDF also. Okay, so tomorrow from the next class we'll continue from the soil topic. Okay, yeah, thank you.